बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में क्लास 9 यूनिट 2 की कम्प्लीटली एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने थ्रू आउट द चैप्टर जो टॉपिक स्टडी किए हैं उसमें से आप लोगों के शॉर्ट और लॉन्ग जो है आप लोगों के टॉपिक वाइज स्लो बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं और एमसीक्यूज भी आप लोगों के थ्रू आउट द चैप्टर जो है वो बनाए गए हैं ताकि अगर एमसीक्यूज आपके टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसका आंसर है हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम्स की आपने हेडिंग देनी है। इसमें आपने पॉइंट लिखने हैं कैन बी सॉल्व इन फ्यूअर स्टेप्स एंड इन्वॉल्व स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है हमारे पास रिक्वायर ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, डीकंपोजिशन एंड यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। सिंपल प्रॉब्लम्स हमारे पास, अगर मैं आपको सिंपल प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए अगर मैं आपको इनका डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करूं, वैसे है कि सिंपल प्रॉब्लम अगर मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे प्रॉब्लम गिवन है कि आपने एक दो नंबर्स आपने कोई लेने हैं। एक प्रॉब्लम में मुझे कहा जा रहा है कि आपने दो नंबर्स लेने हैं और उन दो नंबर्स के ऊपर आपने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और आपने मुझे जो है आउटपुट जो है या रिजल्ट आपने मुझे, एक ही बात है, आपने मुझे इसका रिजल्ट शो करना है। तो जब उसने मुझे प्रॉब्लम में क्या है कि आपने दो नंबर्स लेने हैं तो दो नंबर्स में अपने कोई भी मर्जी से ले लेता हूँ कि एक मैं नंबर 3 ले लेता हूँ और एक मैं नंबर 4 ले लेता हूँ। इसके ऊपर उसने मुझे क्या है कि आपने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जब इन दो नंबर्स को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 3 और 3 प्लस 4 तो आंसर मेरे पास 7 आता है। तो जो मेरे पास आउटपुट शो होता है वो मेरे पास 7 जो है मेरे पास इसका रिजल्ट निकलता है। तो ये जो मेरे पास प्रॉब्लम थी, ये एक मेरे पास सिंपल प्रॉब्लम थी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके ऊपर मैंने लॉजिक एडिशन ऑपरेशन लगा के जो है उसे एक ही स्टेप में मैंने इसका आंसर निकाल दिया। लेकिन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू सिंपल प्रॉब्लम्स हमारे पास इतने ईजी नहीं होते और वो इस तरह जो है कुछ स्टेप्स में इसका हमारा आंसर नहीं आता। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। इसकी आपको एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि आप मैथ में आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप कोई फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद फिर आपकी क्वेश्चन इस तरह अरेंज हो जाती है कि आप उस पर मिड टर्म ब्रेक का फार्मूला लगाते हैं और फिर मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपकी दोबारा इक्वेशन इस तरह अरेंज होती है कि उसमें से फैक्टर्स बनते हैं और फिर उसके बाद आपके एक्स की वैल्यू निकलती है। तो जिस तरह आपने इसमें अलग अलग आपने यहाँ पे फार्मूला लगाया, मिड टर्म ब्रेक किया, आपने अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया। तो इस तरह कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं। अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करना होता है हम प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है। उसमें हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम को मैनेज करना आसान हो और हम इजी वे में जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स प्रीफर टू यूज आईपी और चार्ट। आपकी तकरीबन ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें जो जितनी भी चीज़ें पूछी जा रही हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, जो आप अपने टॉपिक में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वही सेम चीज़ें जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में दोबारा रिपीट हो रही हैं। तो मैं इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट देता रहूँगा ताकि आप लोगों को किसी रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोगों की दूर हो जाए। आप लोगों को मेन जो है मैं आपको डिटेल देता रहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है व्हाई सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स प्रीफर टू यूज आईपीओ चार्ट्स। के जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स है वो आईपीओ चार्ट्स यूज करना क्यों ज्यादा प्रीफर करते हैं। आईपीओ चार्ट ज्यादा प्रीफर सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास आईपीओ में हमारे पास जो आई होता है वो इनपुट के लिए स्टैंड करता है कि जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमें डाटा नीडेड है वो हम इनपुट में हम लोग उसको डिक्लेयर करवाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करने के लिए ये डाटा हमने इनपुट करना है। उसके बाद जो हमारे पास पी जो होता है आईपीओ में, वो पी स्टैंड करता है प्रोसेसिंग के लिए। पी में प्रोसेसिंग हमारे पास ये होता है कि जो हमने अब डाटा इनपुट कर दिया है अब उसके ऊपर कौन से ऑपरेशन या कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमारे जो है उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। अब प्रोसेसिंग में हमारे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑपरेशन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होती है जिसमें हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के ऑपरेशंस आ जाते हैं। और फिर लास्ट जो हमारी स्टेज होती है वो हमारी ओ में वो आउटपुट होती है, जिसमें हमारे पास जो होता है प्रोसेसिंग के बाद हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके आंसर की तरफ देखें तो इनपुट है द डाटा नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग स्टेप्स और ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द आउटपुट, आउटपुट द रिजल्ट प्रोड्यूस। वही सेम चीज़ है जो मैं अभी आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यही चीज़ जो है आपके आंसर में लिखी हुई है। थर्ड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की आपने हेडिंग देनी है और इसमें आपने पॉइंट लिखना है अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट इंक्लूड्स डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रक्शन एंड एल्गोरिथम डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग का आपने हेडिंग देनी है, इसमें अपने पॉइंट लिखना है फोकसेस ऑन रीजनिंग एंड इवैल्यूएटिंग अ सिचुएशन यूजिंग लॉजिक टू रीच कंक्लूजंस ऑफन विदाउट ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स इनटू स्ट्रक्चर स्टेप्स।
फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो फोर प्रॉपर्टीज जो हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग की है वो हमारे पास डिकम्पोजिशन है, पहली प्रॉपर्टी है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को जो है स्मॉलर पार्ट्स में हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए इनको सॉल्व करना, प्रॉब्लम को मैनेज करना हमारे लिए आसान हो। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है पैटर्न रिकॉग्निशन की। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स में अगर कोई सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है तो पैटर्न रिकॉग्निशन के जरिए हम उन सिमिलरिटी को जो होता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एब्स्ट्रक्शन की है। एब्स्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होती है कि प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम में एक डिटेल अगर गिवन है, अगर उस अगर मैं एक अननेसेसरी डिटेल मेरे पास उस प्रॉब्लम में गिवन है, अगर मैं उस अननेसेसरी डिटेल को अगर अपने प्रॉब्लम से अगर मैं रिमूव कर देता हूँ और उससे अगर मेरे रिजल्ट पे या आउटपुट पे मेरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम अननेसेसरी डिटेल को रिमूव कर देते हैं और उससे जो हमारे आउटपुट रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पा रहा होता, तो हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारा फोकस हमारा उस पर चला जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें एब्स्ट्रक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है। जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में हमारे पास होता है डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके जो है वो चलते हैं और अपनी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड यूज्ड टू डिजाइन अ सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास है जो मेथड्स है मेन, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो होता है फ्लो चार्ट होता है, विजुअल डायग्राम शोइंग द स्टेप ऑफ अ प्रोसेस। फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम के जो प्रोसेस जो आप जो स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते जा रहे हैं, जिसको हम एल्गोरिथम कह रहे हैं, अगर उसी एल्गोरिथम के वो जो स्टेप्स है अगर मैं उनको डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन अगर उनकी कर दूं उन स्टेप्स की, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे जो मेथड है वो हमारे पीसीडीओ कोड का है। इसमें हमारे पास होता है राइटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम इन प्लेन लैंग्वेज। थर्ड जो एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो ये वही चीज़ है जो आपको मैं फोर्थ के शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एल्गोरिथम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिक्स्थ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक ब्रेक्स डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। ये भी हम लोग शॉर्ट फोर्थ जो है हमने अभी स्टडी किया उसमें डिकम्पोजिशन हमने ये रीड किया है कि डिकम्पोजिशन जो होता है वो हमारे पास जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि उसे मैनेज करना और जो है सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। तो इसका आंसर है हमारे पास, द डिकम्पोजिशन टेक्निक इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स टू सिंप्लीफाई द सॉल्विंग प्रोसेस। सेवन क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई थ्री कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडिंग इन योर क्लास। सबसे पहले हमारे पास है मैथमेटिक्स सॉल्विंग लार्ज इक्वेशन यूजिंग प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स, वही मैथमेटिक्स की एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन की थी। फिजिक्स की हमारे पास सिमुलेटिंग मोशन प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटेशनल मॉडल्स, जियोग्राफी कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग एल्गोरिथम्स लाइक जीपीएस सिस्टम। एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू वी नीड टू थिंक कंप्यूटेशनली। इसका आंसर हमारे पास, because it simplifies complex problems by breaking them into smaller parts, help develop logical structured solutions using algorithms, improves problem solving skills for real world and computing tasks. Ninth short question है हमारे पास, how many different telephone numbers are possible with a given area code। तो इसका आंसर हमारे पास, since the first two digits area code are fixed, the remaining 7 digits can vary. Each digit had 10 possible values except the first one of the cannot be of the 7 cannot be 0। टोटल कॉम्बिनेशन है, आपने इसको 10 की पावर 69 से करनी है और उसको मल्टीप्लाई 106 से करवाना है, तो टोटल टेलीफोन नंबर जो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं कि किस तरीके से हम टेलीफोन नंबर्स को हम अपना कंबाइन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ये आपके पॉसिबल टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि आप लोगों के जो फर्स्ट टू डिजिट्स होते हैं वो तो आपके एरिया कोड होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं, वो आप लोगों के चेंज नहीं होते, लेकिन जो बाकी के जो फिर आपके डिजिट्स 7 डिजिट्स हैं वो आप लोगों के वेरी होते हैं, वो आप लोगों के जीरो नहीं हो सकते, लेकिन वो जो हो जाता है आप लोगों के वो वेरी कर सकते हैं, वो आपके चेंज होते रहते हैं। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ मैप ऑफ गिवन सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी पॉसिबल रूट्स आर देयर दैट समवन कैन फॉलो टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी पासिंग बाय सिटी बी। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा जा रहा है कि आपने एक मैं आपको यहाँ पे तो सिटी ए और सिटी बी का हुआ है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ कि आपने दो पॉइंट सबसे पहले जो है आपने कंसिडर करने हैं। एक पॉइंट ए है और उससे कुछ डिस्टेंस पे जो है मैं एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं पॉइंट बी का नाम देता हूँ। हम लोग इनिशियली जो है वो अभी पॉइंट ए पे हैं, पॉइंट ए से अगर मैंने पॉइंट बी तक मूव करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या है, 4 रोड्स गिवन है। मेरे पास 4 रूट्स हैं कि उन 4 रूट्स में से किसी एक रूट का भी इस्तेमाल करके जो है मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर सकता हूँ।
आप चाहे तो आप फर्स्ट रूट का इस्तेमाल करके पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पहुंच जाए, दूसरे रूट का इस्तेमाल करें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पहुंचे। तो इस तरह 4 हमारे पास रूट्स हैं, उनमें से किसी एक रूट का इस्तेमाल करके मैं पॉइंट बी पे पहुंच सकता हूँ। जब इन चारों रूट में से किसी एक रूट का इस्तेमाल करके मैं पॉइंट ए से जो है, यानी यहाँ पे जिस तरह सिटी ए लिखा हुआ है, सिटी ए से अगर मैं सिटी बी तक पहुंच जाता हूँ, तो सिटी बी पे पहुंचने के बाद थोड़े से और डिस्टेंस पे एक और जो है लास्ट सिटी जो है, जिसको सिटी सी का नाम इन्होंने दिया है, उस सिटी सी पे भी जाने के लिए अब हम पॉइंट बी तक पहुंच चुके हैं। पॉइंट बी से अब पॉइंट हमने सी तक जाना है, सिटी सी तक। तो उसके लिए मेरे पास अब 2 रूट्स गिवन है। सिटी ए से सिटी बी तक आने के लिए मेरे पास 4 रूट्स थी। अब इस तरह सिटी बी से सिटी सी तक जाने के लिए मेरे पास कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं मेरे पास। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि आपने सिटी ए से सिटी सी तक मूव किया है ना। पहले हम सिटी ए से सिटी बी तक आए, बी से सिटी सी तक आए। तो जो लास्ट स्टॉप है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो सिटी ए था, स्टॉप हमने किया सिटी सी तक। तो सिटी ए से सिटी सी तक जो हमारे टोटल रूट्स आपने रास्ते में तय किए हैं, हमने वो टोटल इसको बताने के टोटल रूट्स आपने कितने जो हैं आपने इसमें आपने बताने के कितने हैं, ए से लेकर सी के दरमियान टोटल कितने रूट्स आ रहे हैं। तो सिटी ए से सिटी बी तक जब हम आए थे तो टोटल 4 रूट्स गिवन थे, और फिर जब बी से लेकर सी तक हम आए थे तो टोटल 2 रूट्स गिवन थे। तो ए और बी के दरमियान 4 रूट्स और बी और सी के दरमियान 2 रूट्स। तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, तो टोटल जो हमारे पास रूट्स निकलते हैं वो 8 रूट्स निकलते हैं। कि जब हम ए से लेकर सी तक आए हैं तो टोटल रूट्स जो हैं हमारे पास 8 रूट्स निकलने हैं। तो यही वही चीज़ है जो आपकी इस आंसर में लिखी हुई है। फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी देयर आर 4 डॉट्स एंड फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी देयर आर 2 डॉट्स, जिसको आप ऑलरेडी मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो पॉसिबल जो होती है रूट्स बनते हैं वो आपको 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो सिटी ए से सिटी सी तक जो है हमारे रूट्स बनते हैं वो हमारे पास कितने बनते हैं? टोटल 8 पॉसिबल रूट्स हमारे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन प्रॉब्लम्स आर डिसीजन प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम और सर्च प्रॉब्लम, राइट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ ईच प्रॉब्लम्स गिवन बिलो। अब हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स गिवन है, और हमने बताने कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो डिसीजन प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम या सर्च प्रॉब्लम के रिलेटेड है, और हमें रीजन देना है कि क्यों इन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जो सबसे फर्स्ट हमारा पार्ट है वो है, दस अ गिवन बाइनरी स्ट्रिंग हैव एन इवन नंबर ऑफ 0। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड है वो किससे है? डिसीजन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इस के जो है सोल्यूशन में सिंपल जो है हमारे पास येस और नो जो है आंसर रिक्वायर्ड है। अब डिसीजन प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमारे पास येस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के हमारे पास आंसर उसके इंक्लूड हो, तो वो हमारे पास डिसीजन प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। जो दूसरा हमारे पास पार्ट है वो है, फ्लिपिंग अ कॉइन रिजल्ट्स इन हेड और टेल। इफ आई फ्लिप अ कॉइन 20 टाइम्स, हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ हेड्स एंड टेल्स आर पॉसिबल। अब इस पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है कि आप कॉइन को फ्लिप करते हो तो 2 चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर आप उस कॉइन को अगर 20 मरतबा अगर आप फ्लिप करते हो तो कितने पॉसिबल चांसेस है कि इतनी दफ़ा हेड आएगा और इतनी दफ़ा टेल आएगा। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड है वो किससे? काउंटर प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है, दिस इज अ काउंटिंग प्रॉब्लम बिकॉज द टास्क इज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ हेड्स एच एंड टेल्स टी व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड 20 टाइम्स। ईच फ्लिप हैज 2 आउटकम्स, हेड और टेल, एंड सिंस देयर आर 20 फ्लिप्स। तो जब आपने 20 फ्लिप्स आपकी अगर हमने पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई है। तो हमारे पास जो पॉसिबल सीक्वेंसेस निकलती हैं वो हमारे पास निकलती हैं 10,48,576 जो है ये हमारे पास पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं, जिससे हमारे पास जो है हेड और टेल्स हमारे पास निकल सकते हैं। सी जो पार्ट है वो हमारे पास है, डज द सर्टेन जावा प्रोग्राम से येस टू एन एम्प्टी इनपुट। अब ये जो हमारे पास प्रोग्राम रिलेटेड है वो डिसीजन प्रॉब्लम से है, जिस तरह फर्स्ट में बताया कि ऐसा जो हमारे पास प्रोग्राम जिसमें हमारे पास येस, नो, ट्रू, फॉल्स इंक्लूड है, वो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम होती है? वो डिसीजन प्रॉब्लम होती है हमारे पास। डी हमारे पास पार्ट है, हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल बी अरेंज। तो ये हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जिस तरह पहले हमें कहा गया था क्या जो है आपने हेड और टेल जो है आपने बताने कि एक पॉइंट को अगर फ्लिप करें तो हेड और टेल कितने चांसेस है। तो इस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वर्ड ट्राइंगल है, उसको हम कितने पॉसिबल वेज में जो है हम अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम है। तो यही आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की गई है। तो टोटल जो है ट्राइंगल वर्ड को हम 40,320 वेज में जो है वो अरेंज करके जो है लिख सकते हैं। इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है, एन क्वींस प्रॉब्लम्स है वेयर द गोल इज टू प्लेस 8 क्वींस ऑन अ चेस बोर्ड सच दैट नो क्वीन अटैक्स एनी अदर। इसका आंसर हमारे पास, दिस इज अ सच प्रॉब्लम बिकॉज द सॉल्यूशन रिक्वायर्स फाइंडिंग अ कॉन्फ़िगरेशन दैट सेटिस्फाई अ कंडीशन। द कंडीशन हियर इज प्लेसिंग 8 क्वींस on an 8 multiplied by 8 chessboard such that no two queens share the same row, column or diagonal. This requires searching through many possibilities to find valid solutions. यहाँ पे सेकंड हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज टू टेक वन कोर्स ऑफ फिजिक्स, वन ऑफ साइंस एंड वन ऑफ मैथमेटिक्स।
how many choose of three physics courses P1, P2, P3 and one of two courses S1, S2 and one of two mathematics courses M1, M2 in how many ways can the student select the three courses he has to take। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को एक कोर्स लेना है फिजिक्स में, एक कोर्स लेना है साइंस का और एक मैथमेटिक्स का लेना है। अब फिजिक्स के अंदर उसको आगे तीन कोर्सेज और गिवन है P1, P2, P3 और इस तरह साइंस में उसको आगे दो कोर्सेज गिवन है S1, S2 और मैथमेटिक्स की भी इस तरह उसके पास दो कोर्सेज हैं M1, M2। अब उसने क्या है कि वो अपने लिए स्टूडेंट जो है वो कितने वेज में कितने तरीकों से जो है वो अपने इन कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने वो बताना है। तो इसका जो है हमारे पास आंसर, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज कोर्सेज व्हेन देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट चॉइसेस वी सॉल्व दिस यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फिजिक्स कोर्सेज में अब हमारे पास तीन चॉइस हैं P1, P2, P3। इस तरह साइंस कोर्सेज में हमारे पास दो चॉइस हैं S1, S2 और मैथमेटिक्स कोर्सेज में हमारे पास दो चॉइसेस हैं M1, M2। अब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस में जो है उसने क्या स्टूडेंट जो है वो अपने जो कोर्सेज है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने वो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उसको फाइंड करके देनी है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि द स्टूडेंट कैन सिलेक्ट द थ्री कोर्सेज इन 12 डिफरेंट वेज के 12 तरीकों में जो है वो अपने इन कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह एक P1 लेता है फिजिक्स में से वो एक P1 सिलेक्ट करता है, उसमें से साइंस में से S1 सिलेक्ट करता है और फिर जो है इसमें से मैथ में से M1 सेलेक्ट कर लेता है। एक तरीका ये हो गया। फिर इस तरह जो होता है वो एक P1 लेता है, S2 लेता है, M2 लेता है, दूसरा तरीका ये हो गया। तो इस तरह जो होते हैं हमारे पास टोटल वो उसने तीन कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं तो वो 12 तरीकों में जो है वो अपना स्टूडेंट जो है वो अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकता है। थर्ड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिएट एन आईपीओ चार्ट विच विल एक्सेप्ट the ages of four boys and calculate their total age and average age. The program must display both the total age and the average age. हमने एक आईपीओ चार्ट डिजाइन करना है जिसमें हमने इनपुट में हमने क्या फोर बॉयज की हमने एज लेनी है और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में हमने क्या करना है कि हमने उनकी टोटल एज कैलकुलेट करनी है और एवरेज एज कैलकुलेट करनी है। टोटल एज कैसे निकलेगी कि फोर एज की जो हमने इनपुट में बॉयज की एज ली है उनको हम टोटल कर देंगे, उनका सम निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल एज आ जाएगी। और एवरेज एज निकालने के लिए क्या है कि टोटल एज जो हमारे पास आई है, जो हमने फोर बॉयज की एज ली है तो फोर डिवाइड बाय फोर कर देंगे तो हमारे पास एवरेज एज कैलकुलेट हो जाएगी। और जो अब हमारे पास टोटल एज और एवरेज एज का आंसर आ जाएगा उसको फिर हमने क्या करना है आउटपुट पे उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास आईपीओ चार्ट में सबसे पहले हमने इनपुट पर हमने स्टडी किया। तो इनपुट में हमने क्या लिखी कि एक्सेप्ट द एजेस ऑफ फोर बॉयज, एज 1, एज 2, एज 3। हमने फोर बॉयज की क्या कर रहे हैं यहाँ पे एज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग में हम लोगों ने क्या किया कि हमने टोटल एज कैलकुलेट करनी है तो हमने एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 को हमने कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद हमने एवरेज एज निकालनी है तो एवरेज एज निकालने के बाद एवरेज निकालनी है तो उसके लिए हमने टोटल डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारी एज निकली है डिवाइडेड बाय 4 कर दिया और हमारे पास फिर आउटपुट में हमने लिख दिया कि डिस्प्ले द टोटल एज और फिर डिस्प्ले द एवरेज एज। जिस तरह यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कैलकुलेशन में आपको नजर आ रही है कि इनपुट में मैंने 4 बॉयज की एज ली है, एक की मैंने बॉय की एज ली है 10, दूसरे की 12, तीसरे की 14 और चौथे की जो है वो मैंने 16 ली है। प्रोसेसिंग में मैंने क्या किया कि हमने टोटल एज कैलकुलेट करनी है तो 12 प्लस 14 प्लस 16 चार बॉयज की जब मैंने टोटल एज को प्लस किया जो मेरे पास आंसर निकलता है वो 52 निकलता है। और इसी तरह एवरेज एज है, एवरेज एज मैंने आपको कहा कि हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल एज निकली है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे क्योंकि हम 4 बॉयज की एज कैलकुलेट कर रहे हैं। जब मैंने 4 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर निकलता है वो 13 निकलता है। आउटपुट फिर मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया कि टोटल एज मेरे पास 52 आ गई है और एवरेज एज जो है वो मेरे पास क्या आ गई है 13 आ गई है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। फिर 4 हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिएट एन आईपीओ चार्ट ऑफ अ सिनेरियो दैट अलाउ अ यूजर टू एंटर टू नंबर्स, द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज ईदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड अकॉर्डिंगली द आउटपुट शुड बी गिवन टू द यूजर। अब इसके अंदर भी हमने आईपीओ चार्ट जो है हमने बनाना है जिसमें हमें सिनेरियो ये गिवन दिया जा रहा है कि हमें अलाउ किया जा रहा है कि हमने दो इनपुट में जो है हमने दो नंबर्स जो है वो एंटर करने हैं। अब प्रोसेसिंग में हमने क्या करना है कि आपने प्रोसेसिंग में हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों में से अब हमने कोई एक ऑपरेशन जो है हमने इन दो नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करवाने और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने आउटपुट जो है यूजर को शो करना है। तो इनपुट में सबसे पहले हमने एक्सेप्ट टू नंबर्स num1 एंड num2 दो नंबर्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसके प्रोसेसिंग हुई है कि आप आपने इसमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, वो प्रोसेसिंग का लिखा हुआ है। और आउटपुट में जो है फिर उसके आगे जो भी हमने डिस्प्ले द ऑपरेशन परफॉर्म जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर देंगे डिस्प्ले द रिजल्ट जो है हम अपना रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे।
जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में अगर मैं सिनेरियो को अगर समझाऊं तो हमने दो नंबर्स इनपुट लिए हैं। इनपुट नंबर 1 एक में 10 लिए, एक नंबर हमने 5 लिया है। प्रोसेसिंग में हमने क्या किया है कि हमने मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो हमने परफॉर्म करवाया है। तो जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट शो होता है वो हमारे पास क्या निकलता है 50, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा 50, तो जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो 50 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास आंसर है वो ये आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। 5 हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि द चाइल्ड वांट्स टू प्लान अ बर्थडे पार्टी फॉर देयर फ्रेंड, ड्रॉ एन आईपीओ चार्ट फॉर दिस। अब हमें एक सिचुएशन दी गई है कि अब आप अपने इसका आईपीओ चार्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इनपुट में अगर हम देखें तो इनपुट में हमारा क्या किया कि नंबर ऑफ गेस्ट, बजट फॉर द पार्टी एंड आइटम्स नीडेड, फूड, डेकोरेशन, गिफ्ट्स, ये चीजें जो है हमने इनपुट में लिखी है। प्रोसेसिंग में अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट एंड प्राइस पर आइटम हमने, और चेक इफ द टोटल कॉस्ट इज विद इन द बजट। तो ये हमने प्रोसेसिंग करनी है जिसमें हम टोटल कॉस्ट को हम देख रहे हैं कि कितने हमारे गेस्ट है और जो है जो भी हम आइटम्स लेकर आ रहे हैं उसकी क्या हमारी टोटल कॉस्ट में उसकी वो प्राइस हमारी क्या आती है। और उसके बाद जो हमने देखने की जो हमारी टोटल कॉस्ट बनी है क्या वो हमारे बजट के साथ सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। और फिर आपने आउटपुट में क्या करना है, टोटल कॉस्ट जो है पार्टी की जितना खर्चा पार्टी पे हुआ है वो आपने जो है उसका जो टोटल कॉस्ट है वो आपने डिस्प्ले करनी है आउटपुट पे। तो फिर उस पे ये आपने इस पे एग्जांपल में आपके नंबर ऑफ गेस्ट जो है वो हमारे पास 10 है, बजट हमारे पास 5000 का है और जो एक गेस्ट पे खर्चा आ रहा है बुलाने का वो 300 का आ रहा है। अब इस तरह प्रोसेसिंग की है हमने कि टोटल कॉस्ट हमने निकालनी है, वो कैसे निकालनी है कि नंबर ऑफ गेस्ट को मल्टीप्लाई करवा देंगे कॉस्ट पर गेस्ट के साथ। तो नंबर ऑफ गेस्ट हमारे पास कितने थे 10, और कॉस्ट पर गेस्ट जो आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी 3 जो है 100 आई थी। तो 10 को 300 से मल्टीप्लाई करवाए तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास निकली है वो हमारे पास 3000 निकली है। अब उसके बाद हमारे पास जो है कि हमने टोटल कॉस्ट को अपने बजट के साथ कंपेयर करवाने हैं। अगर टोटल कॉस्ट अगर हमारे बजट के जो है हमारे पास लेस देन या इक्वल होती है तो वो तो हमारे बजट जो है वो सफिशिएंट बजट अप्लाई हो जाएगा। अगर एल्स तो हमारे पास बजट जो है वो एक्सीडेड हो जाएगा। आउटपुट पे फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो 3000 आ गया, बजट स्टेटस हमारे पास सफिशिएंट आ गया, और आइटम्स जो है आइटम्स में हमारे पास फूड है, डेकोरेशन है और गेम्स जो है वो हमारी वो इंक्लूड हुई हैं। इसका बी पार्ट है हमारे पास राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं जो हम शॉर्ट क्वेश्चन अपना पहले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं उसमें अब हमने क्या किया इसको डिटेल से थोड़ा एक्सप्लेन करना है। डीकम्पोजिशन है, पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि डीकम्पोजिशन में हमारे पास क्या होता है कि हम अपने जो प्रॉब्लम होती है उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि वो हमारे लिए मैनेज करना आसान हो और हम इजी वे में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दूसरा हमारे पास होता है पैटर्न रिकग्नाइजेशन। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारे प्रॉब्लम में अगर कोई सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है तो पैटर्न रिकग्नाइजेशन के जरिए हम उस सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम जो हमारी प्रॉब्लम में जो अननेसेसरी डिटेल होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है और जो हमारे प्रॉब्लम में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारा फोकस उसकी तरफ कर दिया जाता है। एल्गोरिथम डिजाइन में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास गिवन होते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह एग्जांपल दूं कि जिस तरह आपके पास गाड़ी है तो सबसे पहले आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, गाड़ी का दरवाजा खोलोगे, गाड़ी में बैठोगे, उसके बाद गाड़ी की चाबी लगाओगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करोगे। तो जिस तरह आप एक स्टेप को फॉलो करके आप जिस तरह ये आपने एक गाड़ी स्टार्ट करनी तो आपने जिस तरह स्टेप बाय स्टेप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है तो इसी तरह हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं जिसको हम एल्गोरिथम डिजाइन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के जो आप लोगों ने थ्रू आउट द चैप्टर से टॉपिक पढ़े हुए हैं उसमें से आप लोगों के एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं ताकि अगर क्योंकि आप लोगों के पेपर में सिर्फ एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं होती है, आप लोगों के जो आपने टॉपिक स्टडी किए होते हैं उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन रिलेटेड है, ये मैं एक एक करके आप लोगों के स्लाइड्स लाता जाऊंगा ताकि आप किसी स्टूडेंट ने अगर इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है तो वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और जहाँ तक इन क्वेश्चन को समझाने की बात है तो ये सेम वही चीज़ आप इन क्वेश्चन में रिपीट हो रही है जो ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। मैं एक एक करके स्लाइड चला रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग नोट डाउन करें इन क्वेश्चंस को। ये आप लोगों के जैसे यहाँ पे 2.5 2.6 ये आप लोगों के सारे टॉपिक्स नेम मेंशन किए होंगे जो आपने टॉपिक्स ऑलरेडी आप अपने चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, उनमें से आप लोगों के ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि इन टॉपिक्स के रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों के एक्सरसाइज के लॉन्ग जो है इस तरह आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिजाइन किए गए हैं कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के अगर टॉपिक्स के रिलेटेड अगर पूछे जाएं तो वो किस तरह
कि इसमें हमारे पास है एक्सप्लेन द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल विद एन एग्जांपल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो ये वो चीज़ है जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें आप लोगों की जो एग्जांपल है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप, कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने आईपीओ में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इनपुट है, इनपुट के लिए हमने अगर रेक्टेंगल का अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास लेंथ चाहिए होगी हमारे पास, और विड्थ जो है हमें रेक्टेंगल की चाहिए होगी। कि इनपुट में हम लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल लिखेंगे जिसके अंदर मैं लेंथ की वैल्यू दूंगा और विड्थ की वैल्यू दूंगा। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि मैं एरिया का जो है रेक्टेंगल का जो अगर जो हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला मैं वहाँ पे प्रोसेसिंग में जो है वो लिखूंगा, और रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया फाइंड करना होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू जो होगी और जो विड्थ की वैल्यू होगी वो आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो वो मुझे वैल्यू दे देंगे एरिया की, रेक्टेंगल के एरिया की मेरे पास वैल्यू निकल आएगी, और आउटपुट में फिर मैं उस एरिया की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दूंगा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले द एरिया ऑफ द आउटपुट। अब जिस तरह यहाँ पे स्टेप्स में आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने लेंथ जो ली है वो 5 ली है, विड्थ ली है हमने 4। प्रोसेसिंग में हम लोगों ने फार्मूला लिखा हुआ था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो 5 की जो वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो जो एरिया की वैल्यू निकल आई है वो 20 निकल आई है, और आउटपुट मेरे पास शो हो गया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि इट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायर्ड इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, it simplifies complex system by breaking them into manageable parts, it is widely used in software development for planning and testing solutions। वही इंपॉर्टेंस है कि हमारे पास एक क्लियर स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हम इस कम्प्लेक्स सिस्टम को जो है मैंने दूसरे पर जो है स्मॉलर पार्ट्स में जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि इन्हें मैनेज करना आसान हो जाए। तो ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन 2 है हमारे पास डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्नाइजेशन, एब्स्ट्रक्शन, एल्गोरिथम डिजाइन। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट है, आप लोगों से क्या है चीज वही पूछी जा रही है कि डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्नाइजेशन वही की प्रॉपर्टीज है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन आपको किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमसे ये चीज पूछी जा रही है और आप आंसर को अपने अटेम्प्ट कर सकेंगे। थर्ड हमारे पास है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आईपीओ चार्ट फॉर अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड परफॉर्म्स ऑल फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये वही प्रोग्राम है जो अभी आप लोगों को मैंने समझाया कि आप लोगों ने दो नंबर्स लेने हैं, उन दो नंबर्स में से कोई से एक ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, चाहे वो एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को या डिवीजन को, और उसके बाद फिर जो है प्रोसेसिंग में आउटपुट में जो है आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म कराया उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करना है। तो ये वही चीज़ें जो आपको मैं ऑलरेडी अभी पीछे समझा के आई हूँ। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ देयर डेली यूज इन लाइफ। तो दोबारा क्वेश्चन आप लोगों का सिर्फ चेंज है, दोबारा वही चीज आप लोगों की रिपीट हो रही है, डीकंपोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एल्गोरिथम डिजाइन, एब्स्ट्रक्शन आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो है आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू जो है ये आप लोगों के टॉपिक से बनाए गए हैं ताकि अगर टॉपिक्स आप लोगों ने समझे होंगे तो टॉपिक में से आप लोगों के एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं ताकि अगर कोई एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सके। व्हाट डज द आईपीओ मॉडल स्टैंड फॉर? आईपीओ मॉडल स्टैंड फॉर, ये आपको मैंने बताया कि आई स्टैंड करता है इनपुट के लिए, पी स्टैंड करता है प्रोसेसिंग के लिए, और ओ स्टैंड करता है आउटपुट के लिए। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमें कहा क्या जा रहा है, और उसके बाद जो है हम फिर उसके प्रोसेसिंग करते हैं और फिर जो है हम अपना सोल्यूशन राइट करते हैं और फिर जो है हम टेस्टिंग सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम होता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड हमारा है व्हाट इज डीकंपोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग? डीकंपोजिशन आपको मैं बता चुका हूँ कि डीकंपोजिशन में क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि इसे मैनेज करना आसान हो। तो ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बी ऑप्शन इसका हमारा ठीक है। What does abstraction mean? Abstraction mean में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी अननेसेसरी डिटेल होती है उसे हम रिमूव करते हैं। तो बी इग्नोरिंग अननेसेसरी डिटेल, तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्या है करेक्ट। विच टेक्निक आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज इन प्रॉब्लम, की अगर हमारे प्रॉब्लम में अगर सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे किससे पता चलता है, पैटर्न रिकग्नाइजेशन के जरिए। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखा जो आप चीजें ऑलरेडी स्टडी करके आए हुए हैं उसी में से आपके एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, तो एमसीक्यूज आप लोगों के मुश्किल नहीं है। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो है आप जो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एन आईपीओ मॉडल? आउटपुट क्या कहलाता है आईपीओ मॉडल का? वो हमारे क्या होता है, फाइनल रिजल्ट होता है जिसके अंदर हम अपनी प्रॉब्लम का फाइनल रिजल्ट शो कराते हैं। तो वो सी ऑप्शन जो है हमारा फाइनल रिजल्ट की इसका ट्रू ऑप्शन है। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट यूज फॉर? फ्लो चार्ट किस लिए यूज किया जाता है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं अपनी प्रॉब्लम की, जो हम
सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स क्रिएट करते हैं उसको अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो वो हमारे पास फ्लो चार्ट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, विजुअली रिप्रेजेंटिंग का प्रोसेस। 9th हमारे पास एमसीक्यू है, विच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक फोकसेस ऑन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। तो एल्गोरिथम डिजाइन है, आपको एल्गोरिथम की डेफिनेशन दी हुई है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम 5+8 यूजिंग एन आईपीओ चार्ट। तो ये अब हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है और हमें आईपीओ चार्ट एक्सप्लेन करना है, तो 5+3 हमारे पास आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच प्रिंसिपल फोकसेस ऑन इग्नोरिंग द इररेलेवेंट डिटेल्स। कौन सा प्रिंसिपल है या की प्रॉपर्टी है कंप्यूटेशनल की जो हमारे पास अगर हमने अपने प्रॉब्लम से इररेलेवेंट अगर जो है डिटेल्स को अगर खत्म करना हो तो वो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रक्शन है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हाउ इज द डिकम्पोजिशन यूजफुल। डिकम्पोजिशन यूजफुल किस तरह है कि ये हमारे पार्ट्स को स्मॉलर में जो प्रॉब्लम के स्मॉलर पार्ट्स को हम डिवाइड कर ब्रेक कर लेते हैं और अपने प्रॉब्लम का इजी वे में सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट। व्हाट इज पीसीडीओ कोड, इसका भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप प्लान लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन। तो बी ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट है। व्हाट इज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हमारी प्रॉब्लम में अगर सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे पास पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन यूज किया जाता है। तो बी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। हाउ डज एन एल्गोरिथम हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम किस तरह हेल्प करते हैं कि हम अपने जो एल्गोरिथम जो होते हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं अगर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसके अंदर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग अ सोल्यूशन। टेस्टिंग सोल्यूशन का हमारे इसका क्या पर्पस होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, टू इंश्योर द सोल्यूशन वर्क्स करेक्टली। क्या हमने प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन क्रिएट किया उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि हाँ कि जी ये जो हमने सोल्यूशन बनाया ये वाकई इस प्रॉब्लम के ऊपर ये वर्क करता है। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, उसके लिए हम अपने सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं। व्हाट इज एन आईपीओ चार्ट। यहाँ पे ये आप लोगों के व्हाट इज एन आईपीओ चार्ट यूज फॉर। आईपीओ चार्ट किस लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के। हम इनपुट को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोसेसिंग और आउटपुट को, तो जिसका बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो की प्रॉपर्टीज हमने रीड की थी उसके अंदर फर्स्ट जो हमारा स्टेप जो प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी, डिकम्पोजिशन की थी। तो उसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच टूल हेल्प्स विजुअलाइज अ सॉल्यूशन प्रोसेस। यानी कि कौन से प्रोसेस है जो हमें अगर हमने डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो वो किस में इस्तेमाल किया जाता है, वो फ्लो चार्ट में किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। What is the main role of the processing step and IPO model performing operation on input data। B ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। Why is computational thinking important। तो इसका B ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, it helps solve problems logically and efficiently। How does a flow chart help in problem solving। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो B, by visually showing steps of a solution। 23rd हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाई डज द आउटपुट स्टेज इन एन आईपीओ चार्ट शो। तो फाइनल प्रोसेस रिजल्ट जो होती है आउटपुट स्टेज में तो हमारे पास जो है जो हमारी प्रॉब्लम का फाइनल रिजल्ट होता है वो शो करवाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच प्रिंसिपल हेल्प सिंप्लीफाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो एब्स्ट्रक्शन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। व्हाट डज प्रोसीडियर कोड रिप्रेजेंट, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉजिक इन प्लेन लैंग्वेज। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से यूनिट 2 को सॉल्व किया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग यूनिट 3 को जो है हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।